हेलो गाइज, सो इट इज़ अ ब्रीफ रिव्यू ऑन कंपार्टमेंट सिंड्रोम। तो क्या होता है ये? अ पेनफुल इमरजेंसी कंडीशन, ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन है दैट अकर्स व्हेन द टिश्यू प्रेशर इनसाइड एन अनाटॉमिकल कंपार्टमेंट बाउंड बाय फेशिया एक्सीड्स द परफ्यूजन प्रेशर रिजल्टिंग इन इस्कीमिया एंड नेक्रोसिस। ठीक है, तो पहले इसको अच्छे समझ लेते हैं। जैसे देखो, कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या है? मोस्ट कॉमनली अपने लिम्स को अफेक्ट करता है, ठीक है, और उससे भी मोस्ट कॉमनली किसको करता है? लोअर लिम्ब को, ठीक है। जैसे मान लो लोअर लिम्ब है, तो अब इसका हमने क्या करा? क्रॉस सेक्शन लिया, ठीक है। तो क्या इसमें मसल्स होंगी, है ना, ये टिबिया फिब्यूला हो गई, ठीक है। तो क्या होता है, जो हमारी एक्सट्रीमिटीज़ हैं या बॉडी में पार्ट्स हैं, ठीक है, वो क्या है? कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होते हैं, है ना। जैसे मान लो ये मसल्स है, ठीक है, ये दो मसल, ये टिबिया फिबुला हो गई। तो जैसे मान लो ये टिबिया और फिबुला है, ठीक है। जैसे ये मान लो आगे की दो येलो कलर की मसल्स हो गई, ठीक है, तो इसको क्या बोल दिया? एंटीरियर कंपार्टमेंट, है ना। और फिर ये साइड वाली मसल को क्या बोल दिया? लेटरल कंपार्टमेंट, है ना। ये पिंक वाली को क्या बोल दिया? डीप पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, है ना। सुपरफिशियल पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ग्रीन वाली को, ठीक है। अभी कंपार्टमेंट कैसे फॉर्म होते हैं? जैसे देखो क्या है, अपने लिम्ब में सबसे बाहर क्या होती है? स्किन होती है, ठीक है। उसके अंदर फिर क्या होता है? फैट होता है, और उसके अंदर क्या होती है? फेशिया। जैसे मान लो ये येलो कलर की मान लो, है ना, क्या है? फेशिया है इसके सराउंडिंग में, ठीक है। लेकिन जो क्या फेशिया क्या है, ये मसल ग्रुप के अराउंड भी होती है, ठीक है। जैसे ये एंटीरियर कंपार्टमेंट की जो मसल्स हैं उसके अराउंड फेशिया होगी, है ना। जैसे ये पिंक वाले हैं, ठीक है, पिंक वाली मसल इनके अराउंड फेशिया होगी, ये इसके अराउंड भी फेशिया होगी, ठीक है। तो ये ऐसे फेशिया जो अंदर रहती है, ठीक है, तो ये क्या करती है? कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है। तो हम इसको एंटीरियर बोल दिए, लेटरल, ठीक है, इसको पोस्टीरियर बोल दिया, है ना। तो ऐसे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होता है, ऐसे ही अपर लिम्ब में और लोअर लिम्ब्स में, ठीक है। तो क्या होता है? एन अ पेनफुल इमरजेंसी कंडीशन दैट अकर्स व्हेन द टिश्यू प्रेशर इनसाइड एन एनाटॉमिकल कंपार्टमेंट। क्या बोल रहे हैं कि जो टिश्यू, जो हमारा एनाटॉमिकल कंपार्टमेंट है कोई, ठीक है, उसके अंदर अगर जो टिश्यू के कारण जो प्रेशर है ना, जो कंपार्टमेंट क्या है? बाउंड बाई फेशिया, ठीक है। अगर उसके अंदर जो प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, इतना इंक्रीज़ हो गया कि परफ्यूजन प्रेशर, है ना, जो आर्टरी या फिर वेन उसको सप्लाई कर रही है ना, उसमें जो परफ्यूजन प्रेशर है उसका उससे ज़्यादा हो गया, तो क्या करेगा? वो टिश्यू उसको कंप्रेस करेगा, ठीक है, आर्टरी और वेन को। उसकी वजह से क्या हो जाएगा? ब्लड सप्लाई रुक जाएगी उस टिश्यू की या फिर उस कंपार्टमेंट की, है ना। तो रिजल्टिंग इन इस्कीमिया एंड नेक्रोसिस, ठीक है। तो अब इसकी मोस्ट कॉमन लोकेशन क्या होती है? लोअर एक्सट्रीमिटी। लोअर एक्सट्रीमिटी क्या है? मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व करता है अपर एक्सट्रीमिटी उसके बाद, ठीक है। और लोकेशन क्या हो सकती है? लेग हो सकती है, फोर आर्म हो सकती है, हैंड, फुट, थाइस, ठीक है। लेग और सबसे कॉमन क्या है? लेग है, ठीक है। अभी देखो जैसे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड, ठीक है, जैसे ये दो मसल्स हैं ना, इसको इसके अराउंड क्या है? फेशिया है। फिर एक ये मसल है, इसके अराउंड क्या है? फेशिया है, ठीक है। अभी जो मसल्स में क्या है, हर कंपार्टमेंट के लिए क्या होती है? आर्टरीज, वेन्स और नर्व सप्लाई होती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? न्यूरो वेस्कुलर बंडल, ठीक है। हर कंपार्टमेंट में एक होता है, ठीक है। अब जब मान लो ये इस कंपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा किसी भी रीजन से, ठीक है, तो जो हमारी ये जो इस कंपार्टमेंट को ये सप्लाई कर रही थी, है ना, आर्टरी, वेन और या फिर नर्व, तो वो क्या कंप्रेस जाएगी, उसकी वजह से सप्लाई क्या हो जाएगी? इस कंपार्टमेंट की रुक जाएगी, उसकी वजह से क्या हो जाएगा? इस्कीमिया हो जाएगा उस रीजन में, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं एटियोलॉजी, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन कॉज इज फ्रैक्चर, ठीक है। फ्रैक्चर हो गया, है ना, मान लो जैसे ये टीबिया, इसका फ्रैक्चर हो गया, तो अब ये फ्रैक्चर हो गया तो अब क्या कंप्रेस करेगा, है ना, आसपास के कंपार्टमेंट्स को कंप्रेस करेगा। उसके अलावा फ्रैक्चर हुआ है तो क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन की वजह से इडीमा होगा, ठीक है। इडीमा की वजह से क्या होगा? और ज़्यादा यहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाएगा, उसकी वजह से और कंपार्टमेंट में क्या है? प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तब इसमें प्रेशर इंक्रीज हो गया तो अब जो इसकी सप्लाई है ना, ब्लड सप्लाई इस कंपार्टमेंट की, मान लो किसी भी कंपार्टमेंट की, वो क्या होगी? हैम्पर हो जाएगी, उसकी वजह से क्या हो जाएगा? कंपार्टमेंट सिंड्रोम, यही कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है, ठीक है। तो इसकी टियोलॉजी में मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? फ्रैक्चर। उसके अलावा क्या होता है? सर्कमफेरेंशियल बर्न्स, मतलब किसी लिम्ब के अराउंड चारों तरफ क्या होगा? बर्न होगा, उसकी वजह से क्या होगा? फाइब्रोसिस होगा। फाइब्रोसिस होगा तो क्या? कॉन्ट्रैक्चर फॉर्मेशन होगा, उसकी वजह से क्या होगी? है ना, उस टिश्यू पे प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, उस एक्सट्रीमिटी में अंदर क्या प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। क्रश इंजरी हो गई, ठीक है। अब क्रश इंजरी हो गई, उसकी वजह से क्या हो गया? अंदर क्या हो गया? मसल में इन्फ्लामेशन हो गया, फिर कंपार्टमेंट में बोलते हैं इन्फ्लामेशन हो गया, है ना, उसकी वजह से एडिमा हो गया, उसकी वजह से कंप्रेशन, है ना, कंपार्टमेंट कंप्रेशन बढ़ गया। कॉन्स्ट्रक्टिव ड्रेसिंग कर दी, है ना, स्प्लिंट, कास्ट और पुअर सर्जिकल पोजिशनिंग, है ना। अगर जिसको स्प्लिंट्स लगता है, कास्ट अगर सही तरीके से नहीं लगाया गया, है ना, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? उसमें प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, लिम्ब में प्रेशर पड़ेगा, उसकी वजह से क्या होगा, है ना, उसके अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो उसकी ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी? कंपार्टमेंट की अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं होगी उसकी, ठीक है, जो उसमें वेन्स, आर्टरीज और नर्व होंगी वो क्या हो जाएंगी? कंप्रेस हो जाएंगी, ठीक है। तो इससे क्लिनिकल फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको 6 P से याद रखें। क्या होगा? पेन आउट ऑफ प्रपोर्शन टू द इंजरी, मतलब कि जो इंजरी हुई उसके कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा पेन होगा, ठीक है। फिर ठीक है, पेरेस्थीसिया होगा, है ना, पिंस एंड नीडल सेंसेशन, ठीक है, तो पिंस एंड नीडल सेंसेशन होगा क्योंकि नर्व भी है ना, कंपार्टमेंट नर्व भी है, तो उसकी वो भी कंप्रेस हो रही है। पेरेस्थीसिया हो सकता है, लॉस ऑफ सेंसेशन हो सकता है, ठीक है। पैलर होगा क्योंकि अब ब्लड सप्लाई वहाँ पे क्या है?
रुक गई है, पोइकिलोथर्मिया है ना, वहाँ का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, जो रेस्ट ऑफ द बॉडी का टेम्परेचर होगा उससे अलग होगा। पल्सनेसनेस है ना, ये लेट स्टेज में दिखता है, ठीक है। आर्टेरियल पल्स इज यूजली स्टिल पाल्पेबल, पल्सलेसनेस इज साइन ऑफ वेरी सीवियर और लेट कंपार्टमेंट सिंड्रोम, ठीक है। पैरालिसिस हो गया है ना, अगर मान लो वहाँ पे ब्लड सप्लाई वापस से नहीं हुई, ठीक है, रिपरफ्यूजन नहीं हुआ, तो फिर सीधा पैरालिसिस हो जाएगा। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या दिखेगा, फर्म स्वॉलन एंड वुडन फीलिंग ऑफ द मसल ऑन पाल्पेशन, ठीक है। तो जब हम पाल्पेट करेंगे उस एरिया को तो क्या होगा, वुडन फीलिंग आएगा, बहुत हार्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसका एक कॉम्प्लिकेशन है ना, इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है, कई सारे कॉम्प्लिकेशन, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वॉकमैन कॉन्ट्रैक्चर, ठीक है। तो क्या हो जाता है, परमानेंट मसल और क्या है, नर्व डैमेज से हो जाता है, ठीक है। परमानेंट अगर बहुत लंबे टाइम तक छोड़ दे कंपार्टमेंट सिंड्रोम को, है ना, यूजली 6 घंटे के अंदर सर्जरी करनी होती है, ठीक है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो गया तो फिर वॉकमैन कॉन्ट्रैक्चर होता है। क्या होता है, परमानेंट फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स, क्लॉ लाइक डिफॉर्मिटी ऑफ हैंड, फिंगर एंड रिस्ट, ठीक है। देखो ये है ना, क्लॉ लाइक डिफॉर्मिटी हो गई, समझ आ रहा है, तो ये वॉकमैन कॉन्ट्रैक्चर होता है। इसके बाद ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, सर्जिकल प्रोसीजर है फेशियोटमी, ठीक है। तो हम क्या है, जो फेशिया है ना, वो कंपार्टमेंट का राउंड उसको कट कर देंगे, उसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर रिलीज आएगा, ठीक है। सो गाइस, दिस वाज अ ब्रीफ डिस्कशन ऑन कंपार्टमेंट सिंड्रोम. So if you like this video, please take a minute to like, subscribe and share.